हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज मनी एंड बैंकिंग, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले जो 2 पार्ट्स थे उसमें हम लोगों ने मनी के बारे में समझा, मनी के फंक्शंस देखे, मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी जो है ये समझा। अब जो है हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर से जो बैंकिंग है इसके बारे में पढ़ना है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो अगर हम बैंकिंग वाले कंसेप्ट पर आए तो बैंकिंग जो है वो हमें 2 डिफरेंट पर्सपेक्ट्स में पढ़नी है। फर्स्ट वन इज हमें कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ना है एंड द सेकेंड वन इज हमें सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है। तो हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या होती है उन्हें समझेंगे और उनके क्या क्या जो है वेरियस फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। जो सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट है उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं विद कमर्शियल बैंक। देखो बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या होती है, वो बैंक्स जो कि आप लोग डेली आपकी लाइफ में देखते हो। ठीक है, ये सारी बैंक्स यहाँ पर जो है आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल बैंक में जो है ये सारी आने वाली है। यूनियन बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया एंड सो ऑन। ये सारी जो है ये कमर्शियल बैंक्स होती है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारे जहां पर अकाउंट्स खुले हैं, हम जहां से वेरियस ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करते हैं, जहां पर से जो है हम लोन्स वगैरह लेते हैं, ये जो सारा सिस्टम है दैट इज बेसिकली कमर्शियल बैंक्स। ऑल राइट, नाउ कमर्शियल बैंक्स जो है इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें, ऐसे तो हमने समझ लिया कमर्शियल बैंक क्या है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ ये है आप लोगों के पास में। Commercial bank is primary unit of the Indian banking system. Like other businesses, commercial banks also aim to earn profit, and for this they offer a variety of services to their customers. ठीक है, जो commercial banks हैं वो भी एक kind of क्या है, business है। ये याद रखना, दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जो सारी बैंक ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही मार्केट में ऑपरेट कर रही है। ऑल राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन of accepting deposit, granting loans and making investments with the aim of earning profit. कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो कि परफॉर्म करता है फंक्शंस। कैसे? वो हमारे जो डिपॉजिट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हमें लोन्स ग्रांट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। किस पर्टिकुलर एम से? प्रॉफिट अर्न करने के एम से। ठीक है, ये बात याद रखना है कि प्रॉफिट जो है वो अर्न करने के एम से जो है ये सब कुछ किया सकता है। ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक आपके सामने आए तो कुछ 2-3 टर्म्स याद रखना कि वो पर्टिकुलर बैंक जो कि हमारे डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करती है प्लस हमें लोन्स ग्रांट करती है, और उनका जो इसके पीछे का एम होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहेंगे? कमर्शियल बैंक कहेंगे। ठीक है, नाउ एक पर्टिकुलर टर्म होता है दैट इज नोन एज स्प्रेड। ये स्प्रेड क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। देखो, हम जब भी अपना जो है मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ऑल राइट, ऑल्सो जब हम लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू कमर्शियल बैंक उन्होंने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये कमर्शियल बैंक के हिसाब से बता रही हूँ, अपने जनरल पब्लिक के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। कमर्शियल बैंक ने जितना इंटरेस्ट रिसीव किया है उसमें से अगर वो माइनस कर दे उन्होंने जितना इंटरेस्ट पेड किया है उसे, तो क्या निकलता है? उनका प्रॉफिट निकलता है, दैट इज नोन एज स्प्रेड। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी बैंक ने लोन दिया है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और वो जो इंटरेस्ट अपने डिपॉजिट्स पर प्रोवाइड कर रही है दैट इज 3%, तो डिफरेंस कितना है? जो स्प्रेड निकलेगा वो कितना है? दैट इज 3%। तो 3% का जो है बैंक्स का प्रॉफिट रहेगा वो। ठीक है, तो ये जो दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस होता है दैट इज टर्म्ड एज स्प्रेड। ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, then it is a very well assumed, it can be very well assumed that the household sector saves a part of its income which is made available to the productive sector for further investment. ठीक है,
तो ये चीज हम बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, वो उसके इनकम का कुछ पार्ट सेव करता है, और ये जो इनकम का पार्ट सेव किया गया है इसी पर्टिकुलर मनी को जो है प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए अवेलेबल किया जाता है कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, बैंक जो है वो लोन कहाँ से देती है? क्या वो मनी खुद जो है मतलब कहीं से प्रिंट करके ला रही है, या वो लोन देती कहाँ से है? तो वो सिंपल सी बात है, जो आप लोग मनी को डिपॉजिट करते हो उसी डिपॉजिटेड मनी को यूज किया जाता है इन ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है। तो जो लाइक बैंक से उनके पास में कोई जो है ना मनी का पेड़ नहीं लगा है कि वो अच्छा ऐसे निकाल लिया उन्होंने और दे दिया लोन। वो लोन कहाँ से दे रही है? उनके पास में जो मनी आता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, वो उसी को जो है लोन पर चढ़ा देती है। अब ये एक जनरल जो है चीज मानी जाती है और ये सही भी है कि जो बैंक्स है उनने अपने जो पूरी फंक्शनिंग है ना उस चीज को एनालाइज किया और इस चीज पर आए हैं वो कि जो सारे डिपॉजिटर्स है वो एक दिन में कभी भी जो है अपना पूरा पैसा निकालने नहीं आएंगे। मतलब कि मान लो एक किसी बैंक है उसके 10 डिपॉजिटर्स हैं, तो वो 10 के 10 एक ही दिन नहीं आ जाएंगे, और अगर आ भी जाते हैं तो वो पूरा का पूरा जितना अमाउंट उनके अकाउंट में है वो पूरा का पूरा निकाल कर नहीं लेकर जाएंगे। तो बैंक्स क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अपने पास में रिजर्व के फॉर्म में रख लेती है कि अच्छा अगर कोई भी पर्सन उसका डिपॉजिटेड मनी लेने आए तो वो उन्हें दे दे, और बाकी का जो मनी है वो लोन पर दे देती है। इसी से जो है वो मनी को क्रिएट करती है। ये जो मनी क्रिएशन वाला कंसेप्ट है इसे हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि जो लोन दिए जा रहे हैं वो हमारे ही पैसों से दिए जा रहे हैं, ऑलराइट। और कभी कभी ये भी होता है ना कि हम भी लोन लेने जा रहे हैं, तो बस यही समझ लो कि हमारे ही पैसों से हमें ही लोन दिया जा रहा है और हमें ही उस पर क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब ये जो पूरा फंक्शन है वो ऐसे ही चलता है, उसके अगेंस्ट हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते हैं, बिकॉज वो क्वालिटी जो है वो जनरल पर्सन के पास में तो नहीं है कि अच्छा उसने जो है मनी लिया और फिर वो दे दे। तो इसलिए जो है ये पूरा फंक्शनिंग को हमें एज इट इज क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी के सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट हो गए हो कि मैम ऐसा कैसा हमारी पैसों से हमें ही जो है लूटा जा रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये फंक्शनिंग ऐसी ही है और वो ऐसी ही चलेगी, ठीक है। वो एक काइंड से देखें तो वो सही तरीके से ही चल रही है। सो कमर्शियल बैंक एक्ट्स एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज for whose main function is to collect savings from the household sector and lend it to the productive sector। तो जो कमर्शियल बैंक है वो एक्ट करती है कैसे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के जो है फॉर्म में, ऑलराइट। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के फॉर्म में कैसे, अब फॉर एन एग्जांपल एक पर्सन है ए, इसके पास में जो है एक्सेस मनी है, इसने क्या किया है, सेविंग किया है। इसने सेविंग कहाँ पे किया है, बैंक में सेविंग किया है, ठीक है। एक पर्सन है बी, इसको मनी की जरूरत है, तो ये गया कहाँ पर, मनी को बोरो करने, नॉट लेंड सॉरी, ये गया है मनी को बोरो करने। नाउ जो बैंक है वो इन दोनों के बीच में क्या बनी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बनी। बैंक ने इस ए पर्सन से मनी लिया, ठीक है, इसको जो है बैंक ने क्या किया कि ठीक है आप मनी दे रहे हो, सेव कर रहे हो, तो हम आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, और उस मनी को ही उसने क्या किया, बी को दे दिया, ठीक है। और ये बी ने क्या किया है, अब बी जो है वो इसे क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। मान लो बी ने जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 6% इंटरेस्ट पे किया, तो ये जो बैंक है इसने इस 6% में से 3% जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, दैट इज सेविंग, जो ए पर्सन था उसे प्रोवाइड कर दिया। तो ए और बी जो कि आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो ए और बी है उनके बीच का जो इंटरमीडियरी है वो कौन बनी है, एक जो है बैंक बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बैंक होती है वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बनती है, किसके बीच में, उन दो लोगों के बीच में, या उन दो जो है कंज्यूमर्स के बीच में, जो कि वन इज सेविंग और उस सेविंग को जो है एक पर्सन को लेंड किया गया है फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ऑलराइट। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच commercial bank accept deposit is known as borrowing rate, and the rate at which banks lend out their reserve to investors is the lending rate, ठीक है। मतलब कि बैंक्स जो हैं जिस पर्टिकुलर रेट पर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है वो बोरोइंग रेट हुआ। अब एक काइंड से बैंक की वो बोरोइंग ही है, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रखे हैं, तो अब बैंक जो है वो लाइबल है कि वो आपको 10,000 वापस पे करेगी, ठीक है।
तो आपने क्या किया है, उधार दे दिया बैंक को, ऑल राइट। तो बैंक का हम बोल सकते हैं कि बैंक ने क्या किया है, उस मनी को बोरो किया है, तो बैंक विल बी पेइंग यू बोरोइंग रेट, ऑल राइट। और जो बैंक है वो अपने मनी को लेंड करती है, तो वो जो उस जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर लेंड किया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज लेंडिंग रेट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स नोन एज स्प्रेड इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक्स, ठीक है। ये जो दोनों रेट्स के बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज टर्म्ड एज स्प्रेड, और ये जो है दिस इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक्स, ऑल राइट। सो आई गेस कि ये चीज जो है क्लियर है आप लोगों को, जितने भी अभी जो है हम लोगों ने पढ़ी है कमर्शियल बैंक के बारे में, जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है यहां तक की वो क्लियर है। अब उसके बाद में आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकर, कि जो कमर्शियल बैंक है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो अगेन यहाँ पर जैसे हमने मनी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस देखे, सेम वे में हम लोग बैंक के भी जो प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस है उन्हें देखते हैं। प्राइमरी फंक्शंस मतलब कि वो फंक्शंस जो कि मेन फंक्शन है एक बैंक के, ठीक है। सो दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को अपने आप को जो है कमर्शियल बैंक कहलाना है, ठीक है, तो उसे ये दोनों फंक्शंस तो परफॉर्म करने ही करने पड़ेंगे। दैट इज उसे अपने जो डिपॉजिट्स है उन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड वो लोन भी एडवांस करे। अगर मान लो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हो, लोन नहीं दे रहा है, तो उसे हम कमर्शियल बैंक नहीं बोलेंगे। मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन लोन देता है, तो उसे भी हम जो है कमर्शियल बैंक नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि कमर्शियल बैंक जो है ये टैग चाहता है अपने ऊपर, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करे, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पर। तो सेकेंडरी फंक्शन में आपका आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब इन सब में क्या क्या चीजें हैं उसे हम लोग समझेंगे, इसके अंदर भी क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दीज टू फंक्शंस, जो कमर्शियल बैंक होती है उसका एक और मेजर फंक्शन होता है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर बैंक को अगर वी वुड से कि कमर्शियल बैंक कहलाना है, तो उसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसे लोन्स एडवांस करने पड़ेंगे, ऑल्सो दैट हैज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये जरूरी है, ऑल राइट। देन अब इन्हें जो है हम वन बाय वन पढ़ें। तो प्राइमरी फंक्शंस में आ गए आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स, स्टार्टिंग विद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ऑल राइट, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बहुत ही इजी सा फंक्शन है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द मेन काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स आर, ठीक है। अब सेवरल फॉर्म्स में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, क्या क्या जो है मेन काइंड्स ऑफ डिपॉजिट है। सो दे आर current account deposit or demand deposit, then we have fixed deposit or time deposit and saving deposit। अब ये सारे टाइप ऑफ डिपॉजिट्स क्या हैं इन्हें हम लोग देख लें जो है शॉर्ट में। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या फिर डिमांड डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट्स जो कि ऑन डिमांड हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जब हम चाहें तब हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं आपका डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स ऑल्सो। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स में एक स्लाइट डिफरेंस होता है, दैट इज ये जो करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये ओपन किए जाते हैं बाय फर्म्स और दी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जहां पर डेली में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑल राइट, वो जो है वो लोग करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स खुलवाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो हाउस होल्ड्स वगैरह ओपन करते हैं जिन्हें डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं। डिमांड डिपॉजिट्स पर कुछ लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस इन दी सेंस कि डिमांड डिपॉजिट्स जो है उन पर जो है एक बार होता है कि इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता इन अ डे, लेकिन करेंट अकाउंट डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिमांड डिपॉजिट में बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, बैंक पे कर रही है। एंड जो करेंट अकाउंट डिपॉजिट होते हैं इसमें ये जो फर्म्स है या जो भी बिजनेस यूनिट है
वो इंटरेस्ट, या वी वुड से कि इंटरेस्ट नहीं तो एक काइंड से जो है फीस एंड फाइन्स जो होते हैं, नॉट फाइन्स वी वुड से कंप्लीटली, बट जो फीस वगैरह है वो पे करती है टू बैंक्स, ठीक है। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट में जो बिजनेस यूनिट्स हैं उन्हें ही मनी देना पड़ रहा है टू बैंक्स, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करती है टू जो कस्टमर्स हैं उन्हें, ठीक है। सो दीज डिपॉजिट रिफर्स टू दोज डिपॉजिट्स व्हिच आर रीपेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड. Such deposits are generally maintained by businessmen with the intention of making transactions with such deposits. They can be drawn upon by a check without any restriction. Banks do not pay any interest on these accounts. Rather, banks impose service charges for running these accounts. ठीक है, कौन से वाले? जो आपके current account deposits हैं उन पर, ठीक है। जो करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं उन पर बैंक क्या करती है, सर्विस चार्जेस वगैरह जो है ये भी इम्पोज करती है कि हम अगर ऐसे अकाउंट्स चला रहे हैं तो आप हमें क्या पे करो, आप हमें जो है वेरियस सर्विस चार्जेस वगैरह पे करो, ठीक है। देन उसके बाद में आता है फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट. दिस वुड बी सेकेंड वन, नॉट थर्ड वन. फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट. सो दीज आर बेसिकली ऐसे डिपॉजिट जो कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है. आफ्टर मेच्योरिटी इसमें से ये जो है इसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है वो बैंक किसे देती है, टू द पर्सन जिसने ये डिपॉजिट मेंटेन किया था. ना इसमें क्या होता है कि जो बैंक है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है एंड एक फिक्स्ड टेन्योर होता है 5 years 10 years. इतने टाइम के लिए जो मनी है वो ब्लॉक हो जाता है विद बैंक. हम इसमें जो है डेली के ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है. So fixed deposit refer to those deposits in which the amount is deposited with a bank for a fixed period of time. Such deposits do not enjoy checkable facility. All right, ऐसे जो deposits होते हैं वो checkable facility जो है वो enjoy नहीं करते हैं. That is with the help of check we cannot withdraw these deposits. ठीक है, these deposits carry a high rate of interest. All right, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनके पास में क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट पर, दैट इज सेविंग डिपॉजिट्स. नाउ जो आपके फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट्स हैं एंड जो आपके वी वुड से करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, उन दोनों के वी वुड से कि उन दोनों की थोड़े थोड़े फीचर्स लेते हुए आता है हमारे पास में सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है. यहाँ पर जो मैंने आपको डिमांड डिपॉजिट का एक्सप्लेन किया ना, वो सारा चीज जो है वो आपके सेविंग डिपॉजिट्स में जाता है. ओके, जो आपका डिमांड डिपॉजिट है उसे मेनली हम लोग करंट अकाउंट डिपॉजिट ही मानते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक्स. बाकी उसका जो पूरा मतलब है वी कैन से कि वो सेविंग डिपॉजिट्स का जो है एक फीचर बनता है. So these deposits combine features of both current account deposits and fixed deposits. The depositors are given check facility to withdraw money from their account, but some restrictions are imposed on number and amount of withdrawals in order to discourage frequent use of saving deposits. They carry a rate of interest which is less than interest rate on फिक्स डिपॉजिट, ठीक है. तो इनमें क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट से कम रहता है. ऑल्सो यहाँ पर चेकेबल फैसिलिटी है कि आप जो विड्रॉ कर सकते हो मनी को, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप इन अ डे इतना ही अमाउंट क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं एंड इंटरेस्ट वगैरह भी मिल रहा है, चेकेबल फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि करंट अकाउंट डिपॉजिट और जो फिक्स डिपॉजिट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज दी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स. ऑल राइट, तो ये आपका एक्सेप्टिंग जो है डिपॉजिट्स के अंदर ये जो वेरियस काइंड ऑफ डिपॉजिट्स है वो आ जाते हैं. उसके बाद में आते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है. लोन्स एडवांस करना. अब लोन्स भी वेरियस काइंड में एडवांस किए जा सकते हैं या जो है वेरियस काइंड में जो है लोन्स दिए जा सकते हैं. क्या क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं. सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स, द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट्स इज गिवन टू नीडी बोरोअर्स एंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फ्रॉम देम व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज बैंक्स. जो कैश रिजर्व है, कुछ सर्टेन कैश रिजर्व मेंटेन करने के बाद में जितना भी डिपॉजिट आया उससे जो है थोड़ा बहुत कैश रिजर्व मेंटेन करने के बाद में जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है उसे क्या किया जाता है, उसे नीडी बोरोअर्स को दे दिया जाता है, लेंड कर दिया जाता है और उनसे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन दोज डिपॉजिट्स, ठीक है. और ये जो है ये मेन सोर्स ऑफ इनकम बनता है किसके लिए, बैंक्स के लिए. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कमर्शियल बैंक आर.
जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो कि कमर्शियल बैंक बना सकती है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कैश क्रेडिट. नाउ व्हाट इज कैश क्रेडिट? सो इट refers to the loan given to the borrowers against his current assets like shares, stocks, bonds, etc. A credit limit is sanctioned and the amount is credited in his account. ठीक है, जो कैश क्रेडिट होता है दैट रिफर्स टू द लोन जो कि एक बोरोअर को दिया जाता है करंट एसेट्स के अगेंस्ट. ठीक है, फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट नहीं, करंट एसेट के अगेंस्ट, जैसे कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो गए. ठीक है, तो इनके अगेंस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ लोन नहीं दिया जाता है, अमाउंट कम है, लेकिन ये तो जो है लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है. ठीक है, तो एक जो है क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की जाती है और एक अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है इन द पर्सन्स अकाउंट. The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged on the amount actually withdrawn. अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल बैंक ने जो है एक पर्सन को क्रेडिट से कैश क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया. ठीक है, कितने का? 10,000 का. अब ये जो 10,000 है ना, ये उस अकाउंट के ये उस पर्सन के जो है अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं. अब मान लो उस पर्सन ने इस 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 मनी है जो कि विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट कितने पे चार्ज किया जाएगा? क्या इंटरेस्ट पूरे 10,000 पे चार्ज किया जाएगा या सिर्फ 5,000 पर? तो इन जो आपके कैश क्रेडिट्स होते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उस मनी पर चार्ज किया जाएगा जो कि आपने विड्रॉ किया है, दैट इज 5,000 पर. ठीक है, पूरे 10,000 पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, जितना आप विड्रॉ करते हो उस पर सिर्फ जो है आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. ऑल राइट, दिस इज बेसिकली द कैश क्रेडिट. ठीक है, देन उसके बाद में डिमांड लोन्स. नाउ व्हाट आर डिमांड लोन्स? सो इट refers to those loans which can be recalled on demand by the bank at any time. The entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum. 10,000 rupees credited to someone's account. ठीक है, कोई ये पर्सन है उसके अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट किए गए इन द फॉर्म ऑफ डिमांड लोन. अब चाहे ये पूरे 10 के 10,000 अकाउंट में ही रखे हो, वो उस पर्सन ने इस 10,000 में से 1 रुपया भी भले ही ना निकाला हो, लेकिन स्टिल जो इंटरेस्ट है वो पूरे अमाउंट पर क्या होगा? चार्ज होगा. ठीक है, ऑल्सो इसके अपार्ट बैंक डिमांड लोन्स जो होते हैं उसमें बैंक जब भी चाहे तब डिमांड कर सकती है और उस मनी को वापस बुलवा सकती है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ फिक्स्ड टेन्योर नहीं रखा गया कि आपको इतने टाइम में रीपेमेंट करना है. यहाँ पर क्या बोला गया कि जब बैंक की मर्जी है तब बैंक डिमांड करके क्या कर सकती है? मनी को वापस बुला सकती है. जैसे कि हमारे पास में डिमांड डिपॉजिट था कि जब जिस भी पर्सन ने अपना मनी डिपॉजिट किया है वो ऑन डिमांड उसे क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है. सेम वे में बैंक के पास में डिमांड लोन है कि ये जब भी जो चाहे तब वो उस लोन के अमाउंट को वापस ले सकती है. ठीक है, देन आता है शॉर्ट टर्म लोन्स. सो दे आर गिवन एज पर्सनल लोन्स अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी. ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं वो जो है वो पर्सनल लोन्स के अगेंस्ट दिए जाते हैं, पर्सनल लोन्स के जो है फॉर्म में दिए जाते हैं, and these are given against some collateral security. ठीक है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही दिए जाएंगे. The money is credited to the account of borrower and the borrower can withdraw money from his account and interest is payable on the entire sum of loan granted. ठीक है, collateral security का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी काइंड ऑफ एक जो है मॉर्गेज प्रोवाइड करना. ठीक है, जैसे कि किसी लैंड के अगेंस्ट जो है लोन ले लिया, ऑलराइट, तो इस वे में कोई भी कोलेटरल प्रोवाइड करना, दैट मींस एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि अगर हमने मनी रिटर्न नहीं किया तो आप हमारे इस कोलेटरल को जो है सीज कर सकते हो. ऑलराइट, तो इसमें जो है मनी क्रेडिट कर दिया जाता है टू द अकाउंट ऑफ बोरोअर और पूरे ही अमाउंट पर क्या होगा? पूरे ही अमाउंट पर जो है इंटरेस्ट पेएबल होता है. ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पर. यहां तक हमारे प्राइमरी फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं ऑफ योर कमर्शियल बैंक, दैट इज एक्सेप्टिंग लोन एंड एडवांसिंग ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स. अब आते हैं इसके जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उन पर. तो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शंस. Those are overdraft facility, discounting bills of exchange, agency functions and general utility functions. One by one इन चारों को देख लेते हैं क्या होते हैं. So, सबसे पहले इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है?
फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, ठीक है, एट प्रेजेंट उसके पास में कितने हैं, 10,000 रुपीज उसके अकाउंट में रखे हैं, लेकिन उसे जो है मतलब इससे ज्यादा मनी की जरूरत है। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल उसको जरूरत है 12,000 की, ठीक है, सॉरी इसको कितने की जरूरत है, 12,000 की, 1,20,000 लिख दिया था मैंने, उसे जरूरत है 12,000 रुपीज की, और अगर वो चाहे तो इस 10,000 की जगह पर 12,000 को जो है विड्रॉ कर सकता है। तो ये जो 2,000 उसने ज्यादा विड्रॉ किए हैं ना, दिस इज टर्म्ड एज ओवरड्रॉ, ठीक है, इसे हम विड्रॉ नहीं बोल रहे बल्कि इसे हम क्या बोल रहे हैं, ओवरड्रॉ बोल रहे हैं, एंड दिस इज टर्म्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक जो है अपने जो ट्रस्टेड कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओपन रखती है। ट्रस्टेड कस्टमर्स वो लोग हो जाएंगे मेनली जो जिनका जो है कोई भी जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो भी बैंकिंग हिस्ट्री है, फाइनेंशियल हिस्ट्री है, वो अच्छी चलती आई हो, कहीं पर भी बेड डेब्ट्स वाली कंडीशन नहीं आई हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनने पैसा ले लिया रिटर्न नहीं किया, ऐसा वाला नहीं आया हो, वो उनके जो है डेली के कस्टमर हो, ऑलराइट। तो ऐसे केस में जो है ना बैंक प्रोवाइड कर देती है। अब ये 2,000 ओवरड्रॉ करना सबके जो है ना उसमें नहीं है कि हाँ हम हमारा मन किया और हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया या ओवरड्रॉ कर लिया, ये अगर बैंक हमें अलाउ करेगी तो ही हम कर सकेंगे। तो बैंक जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू सम कस्टमर्स जिन पर उन्हें जो है भरोसा है, ठीक है, जो उनके ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं उनके लिए। तो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को जो है हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो इट रिफर्स टू द फैसिलिटी इन व्हिच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, ठीक है, उसका जो करंट अकाउंट है उसे वो ओवरड्रॉ कर सकता है एक एग्रीड लिमिट तक। ये नहीं कि 10,000 की जगह पर हम जो है 50,000 निकाल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कोई एक एग्रीड लिमिट है कि हाँ आप इतना जो है परसेंटेज ज्यादा निकाल सकते हो, ठीक है। So this facility is generally given to the respectable and reliable customers for a short period. कितने पीरियड के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं कि लेकर भूल जाओ। Customers have to pay interest to the bank on the amount overdrawn by them. कस्टमर ने जितना भी मनी ओवरड्रॉ किया है उस पर उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू दी बैंक्स। ये एक बहुत ही जनरल चीज है कि बैंक से आप किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट का लोन लो, आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो दिस ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉ इज ऑल्सो काइंड ऑफ लोन, राइट। जो बैंक्स है वो ये एक काइंड ऑफ क्या है, ये एक काइंड ऑफ लोन ही है। जो बैंक है वो क्या कर रही है, जो बैंक है वो आपको ये एक्स्ट्रा मनी दे रही है, तो वो एक काइंड से क्या कर रही है, वो आपको मनी लेंड कर रही है, ठीक है, आपको उधार पर दे रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। सो ओवरड्रॉ का मतलब क्या है, ड्रॉ मनी फ्रॉम वंस बैंक अकाउंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट द अकाउंट होल्ड्स, ऑलराइट। देन उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले इसे समझते हैं। So a written authorization or order to pay a specified sum of money to a specified person. For an example, we have two person A and B. ठीक है, A ने जो है कुछ सेल किया है to B. Let's take for an example 20,000 का। B ने बोला कि अभी मेरे पास में 20,000 नहीं है, I'll pay you later. तो ए ने बोला कि मुझे कुछ सिक्योरिटी दो कि आप मुझे बाद में पे कर दोगे, तो बी ने बोला कि मैं आपको जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं, ठीक है, एक बिल जो है वो साइन करके दे देता हूं, आप उसे रख लो और जो है मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है। जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम मैच्योरिटी इसमें 3 मंथ्स की रहती है। तो बी ने जो है एक 20,000 का जो है बिल बनाया और ए को प्रोवाइड कर दिया, ऑलराइट। नाउ ए को अगर कैश चाहिए तो उसे 3 मंथ का वेट करना पड़ेगा, इसकी मैच्योरिटी 3 मंथ्स की होती है, तो उसे 3 मंथ का वेट करना पड़ेगा कि बी जब उसे 20,000 देगा तब उसके पास में कैश आएगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि यार ए को भी क्या हो, ए को भी जो है कैश की जरूरत हो, लेकिन वो बी से मांग नहीं सकता है, बी ने तो उसको बिल दे दिया है, तो फिर अब ए क्या करे। अब ऐसे केस में जो ए है वो जा सकता है बैंक के पास में। ये ए गया बैंक के पास में और बैंक को जो है ये जो बिल था वो दे दिया, ठीक है, ए ने क्या किया, बिल दे दिया, बैंक ने उस बिल को लिया और ए को दे दिया मनी, ए को क्या दे दिया, मनी दे दिया, कैश दे दिया, कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या होता है कि जो बैंक है ना वो पूरा का पूरा 20,000 नहीं देने वाली है, वो 20,000 से कम देगी। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, बैंक ने बोला कि हम आपको जो है 18,000 देंगे, 10% जो है
हम इसका खुद के पास में रखेंगे, ठीक है। अब ये बैंक क्यों बोल रही है, उसके पीछे का रीजन देखो, सिंपल सी चीज है, वो बिल जो है वो 3 महीने बाद मेच्योर होगा, तो ए को अगर पूरे पैसे चाहिए 20,000 तो वो 3 महीने का वेट करे। लेकिन अगर उसे जो है 3 महीने का वेट नहीं करना है तो वो बैंक के पास में गया, तो बैंक ने बोला कि यार अभी हमें भी तो वेट करना पड़ेगा ना, तो क्योंकि हम आपका बिल दे रहे हैं आपको, मतलब कि उसके अगेंस्ट मनी दे रहे हैं, तो हम आपका जो एक्चुअल मनी है उससे कम देंगे, ठीक है। तो ये जो कम दिया है इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। ऑलराइट, सो दिस इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑलराइट, कैसे इसका नाम जो है वो आया है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरा यहां तक लेकर गई हूं आपको। तो ये जो है जितना भी एक्चुअल मनी होता है बिल पर, उससे कम मनी पे किया जाता है फॉर द पर्सन जो उसे डिस्काउंट करवाने आया है, और उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा, ये जो बिल का मनी है ना, ये बैंक इस पर्सन बी से ले लेगी। अब बी और ए को कुछ नहीं लेना देना, अब बी जो है वो डायरेक्टली इस बैंक को जो है वो बिल का मनी पे कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन जो कि बैंक्स जो है क्या करती है, परफॉर्म करती है। So it refers to a facility in which holder of the bill of exchange can get the bill discounted with bank before the maturity, ठीक है। तो बैंक के साथ में जो बिल है उसे डिस्काउंट किया जा सकता है मेच्योरिटी के पहले। After deducting the commission, bank pays the balance to the holder. On maturity, bank gets its payment from the party which had accepted the bill. ऑल राइट, तो ये जो पूरा कंसेप्ट है दिस इज टर्म्ड एज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज एजेंसी फंक्शन। जो कमर्शियल बैंक है वो एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। दैट मीन्स जो कमर्शियल बैंक्स है वो एजेंट भी बनती है, ठीक है। तो एजेंसी फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही है इस चीज को समझते हैं। So commercial bank also perform certain agency functions for their customers. For these services, banks charge some commission from their clients. Some of the agency functions are, सबसे पहले transfer of fund. एक कोई पर्सन है, मान लो ए जो पर्सन है वो बहुत बिजी है, उनके पास में टाइम नहीं है कि वो सारी चीजें खुद कर सके। तो ए ने क्या किया, ए ने जो है बैंक को बोल दिया कि आपको इतना इतना जो है फंड ट्रांसफर करना है तो दिस अकाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, अब आप ये करते रहना, ठीक है। तो इसने क्या किया, ए ने जो है बैंक को अपना एजेंट बनाया और अपना जो ये काम था वो बैंक को प्रोवाइड कर दिया। जो वो खुद कर सकता था वो खुद ना कर उसने बैंक को जो है ये पर्टिकुलर चीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अपना जो है वी वुड से कि अपना एजेंट बना लिया है। सो ये क्या हुआ, बैंक जो है एज एन एजेंट परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज द एजेंसी फंक्शन। सो बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल एंड इजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिमांड ड्राफ्ट्स, मेल ट्रांसफर्स, etc, ठीक है। देन कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, सेम ले लो ए पर्सन को, ए पर्सन ने जो है पूरा प्रोवाइड करके रखा है बैंक को कि यहाँ से इस डेट पर जो है आपको कलेक्शन करना है, या जो है वेरियस आइटम्स हैं जिनके लिए पेमेंट करना है टू दिस पर्सन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। ऑलराइट, तो ये जो है बैंक जो ए पर्सन है उसने बैंक को बोल दिया है, तो अब जो बैंक है वो ए पर्सन के बिहाफ में कर देगी ये काम, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट चेक्स, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शंस, रेंट्स एंड अदर पीरियोडिकल रिसीट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स and also make payments of taxes, insurance premium, etc on standing instructions of their clients, ठीक है। सो अगेन क्या हुआ, बैंक जो है वो एज एन एजेंट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद में परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो सम कमर्शियल बैंक्स आर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। They buy and sell foreign exchange on behalf of their customers and help in promoting international trade, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो उनके कस्टमर्स के बिहाफ में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे बाय और सेल वी वुड से हम बाय और सेल करती है, और जो है ये फिर से क्या हुआ, एज एन एजेंट वो परफॉर्म कर रही है। Then purchase and sale of securities. So commercial banks buy and sell stocks and shares of private companies as well as government securities on behalf of their customers. Income tax consultancy. So they also give advice to their customers on matters relating to income tax and even prepare for their income tax returns. ठीक है, तो ये various छोटे छोटे functions हैं जो कि banks perform करती है उनके customers के लिए, ठीक है।
Then trustee and executor. So a commercial bank preserves the wills of their customers as trustees and execute them after their death as executors. ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो कस्टमर्स की ट्रस्टी भी बनती है और उनकी डेथ के बाद में जो चीजें एग्जीक्यूट करनी है वो एग्जीक्यूट भी करती है. देन लेटर ऑफ रेफरेंस, सो दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर customers to traders and provide the similar information about other traders to their customers. ठीक है, जो एक लेटर ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करती है कि वो जो है वो इंफॉर्मेशन देती है, एक इकोनॉमिक पोजीशन बताती है उनके कस्टमर्स की ट्रेडर्स को, और जो है सिमिलर इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स की जो है वो कस्टमर तक प्रोवाइड करती है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में एक कस्टमर है, एक ट्रेडर है, दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते, मतलब कि कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट्स किसी बैंक में है. ऑलराइट, तो बैंक के थ्रू जो है हमें ये पता चल जाएगा कि इनका फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसा है. तो बैंक्स क्या करती है, एक रेफरेंस भी बनती है. ठीक है, रेफरेंस बन गई, कस्टमर को जो है ट्रेडर की जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है वो बता रही है, उनकी जो स्थिति है वो बता रही है. सेम वे कि जो ट्रेडर है उसे कस्टमर के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, तो वो एक रेफरेंस बन गई और दोनों के बीच का जो भी पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शंस वगैरह है, या वी वुड से कि जो भी चीजें जाननी है, ठीक है, जो एक इन द फॉर्म ऑफ एक जो रेफरेंस के जो एक रेफरेंस वाला फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है. ठीक है, सो दीज आर वेरियस एजेंसी फंक्शंस कि बैंक जो है वो किसी कस्टमर के बिहाफ में कोई चीज कर रही है. ना ऑब्वियस सी बात है कि बैंक अगर कोई भी एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगी. राइट, वो कुछ ना कुछ जो है इस पर उनके जो भी चार्जेस है वो चार्ज करेंगी. ऑल्सो वी नो कि जो बैंक्स है वो क्या है, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. तो जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो हर चीज में अपना प्रॉफिट देखेंगे. तो यहाँ पर जो बैंक्स है वो क्या देखेंगी, वो अपना प्रॉफिट देखेंगी, और वो हर जगह पर जो है क्या करती है, जो चार्जेस हैं वो लेती है. ठीक है, तो जो एजेंसी फंक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए बैंक्स वेरियस काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस जो हैं वो इम्पोज करती हैं. ऑल राइट, देन उसके बाद में आते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस पर. दैट इज जो कि जनरल सेंस में अगर हम लोग बोले तो जो बैंक्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि यूटिलिटी के होते हैं फॉर द जनरल और दी वी वुड से कि फॉर द जनरल पब्लिक. So commercial banks render some general utility services like first one is locker facility. Banks जो है वो locker facility provide करती है हमें. So commercial banks provide facility of safety walls or lockers to keep valuable articles of customers in safe custody. Travelers check. So commercial bank issues travelers check to their customers to avoid risk of taking cash during their जर्नी. ठीक है, ट्रेवलर चेक प्रोवाइड कर दिया. दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ चेक जो कि जब हम कहीं पर ट्रेवल करते हैं तो हम इसे लेकर जाते हैं ताकि हम लोग जो है कोई भी काइंड ऑफ कैश जो है वो हमें ना ले जाना पड़े, एंड वो जो रिस्क है वो हमें ना उठानी पड़े. ठीक है, कैश को इधर से उधर ले जाने की जो रिस्क है वो हमें नहीं फेस करनी पड़े. Then letter of credit, they also issue letters of credit to their customer to certify their credit worthiness. ठीक है, जहां पर जरूरत है वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करती है बैंक्स, ताकि जो है वो कस्टमर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसे क्या कर सके, उसे जो है बता सके. ठीक है, दैट इज हाँ ये पर्सन जो है ये क्रेडिट वर्दी है, भरोसेमंद है, इस ये जो है ये कोई भी काइंड ऑफ लाइक ऐसा नहीं करेगा कि पैसा लेके भाग गया और अब जो है वापस रिटर्न नहीं कर रहा है. तो वो जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी बैंक्स प्रोवाइड करती है. ठीक है, सो दीज आर वेरियस जनरल यूटिलिटी फंक्शंस. तो यहाँ पर जो वेरियस हमारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है वो कंप्लीट होते हैं. नाउ अभी तक जितने भी फंक्शंस पढ़े प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत ही जनरलाइज्ड फंक्शन थे. जो एक मेन और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, दैट इज द क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन. ठीक है, जो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स है वो हमें पढ़ना है. इसके अपार्ट ये दो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हमारे छूट गए थे, इन्हें भी देख लें. सो फर्स्ट वन इज अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज. सो कमर्शियल बैंक्स आल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज एज पब्लिक हैज फुल फेथ इन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बैंक्स. Public do not hesitate in buying the securities underwritten by bank. अंडरराइटिंग होता क्या है, एक बहुत ही अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो कोई एक फर्म है, फर्म ए, ये अभी न्यू जो है स्टैब्लिश हुई है. ठीक है, या वी वुड से कि ये जो है अभी न्यू स्टॉक मार्केट में जो है
रजिस्टर हुई है, ये पहली बार जो है अपने शेयर्स को इशू करने वाली है। तो क्या होता है, अगर ये जो फर्म ए है ये अगर खुद डायरेक्टली अपने ही नाम से इशू करेगी तो पहली चीज इसे इतने जो है लोग जानते नहीं है, तो जो भी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं या कोई भी ट्रेडिंग करता है तो वो देखेगा कि भाई जो कंपनी है वो कितनी रिलायबल है, वो चलेगी या नहीं चलेगी, वो लॉस में तो नहीं जाएगी, ये सारी चीजें देखता है एक पर्सन, ठीक है। तो ए कंपनी है जैसे कि अभी इतना लोग जानते नहीं है, अगर ये ए कंपनी अपने ही नाम से शेयर्स को इशू करेगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसके शेयर्स जो है वो नहीं खरीदे जाएं। तो ए कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, वो एक बैंक को क्या बना सकती है, अपना अंडर राइटर बना सकती है। अब ये बैंक क्या करेगी, ये बैंक पूरे के पूरे जो शेयर्स हैं ये इस ए से खरीदेगी और अब बैंक जो है वो उन शेयर्स को सेल आउट करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो वेरियस कस्टमर्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसे भरोसा आएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर बैंक है जो कि इसकी इस पर्टिकुलर कंपनी की अंडर राइटर बनी है, मतलब कि इस कंपनी में कुछ तो दम है, ठीक है, तभी ये जो बैंक है ये इसकी अंडर राइटर बनी है। ऑलराइट, तो ऐसे केस में जो बैंक्स है वो अंडर राइटर या अंडर राइटिंग जो फंक्शन है ये भी परफॉर्म करती है, ठीक है। सो जो बैंक्स है वो सिक्योरिटीज को अंडरराइट, वो सिक्योरिटीज के लिए एक अंडर राइटर बनती है। देन उसके बाद में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सो बैंक्स कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेंस दे एडवाइज कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। जो बैंक्स हैं वो वेरियस जो है स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती हैं, तो ये जो बैंक्स है ये क्या कर सकती हैं, ये एडवाइस करती है कस्टमर्स को वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स पर भी, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, कहाँ फायदा है, कहाँ अभी आज के डेट में हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, ये सारे जो मैटर्स है इन पर जो बैंक्स है वो अपने कस्टमर्स को एडवाइस कर सकती है। ऑल राइट, सो आई गेस दिस इज क्लियर, ये जो वेरियस फंक्शंस है ये क्लियर है। अब आते हैं इसका जो एक और मेजर फंक्शन होता है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्रेडिट को क्रिएट करती है। अब ये कैसे क्रिएट करती है उस चीज को समझते हैं। देखो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को समझाया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी एक्सेप्ट करती है, दैट मीन्स डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट करती है, उस पर्टिकुलर डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व के फॉर्म में रखकर बाकी का जो मनी है वो लेंड कर देती है। तो ये क्या कर रही है, बैंक की एक साइड से पैसा लिया, उसे लेंड किया, फिर वो पैसा वापस अगर बैंक में तो उसे फिर से लेंड किया। तो इस वे में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जो इनिशियल डिपॉजिट होता है उसका मेनी टाइम्स जो है मनी को क्रिएट करती है। अब ये पूरा कैसे हो रहा है उसे ही हमें सिस्टमैटिकली समझना है और उसे ही हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। So the money multiplier or credit creation is the amount of money that banks generate with each rupee of reserves, ठीक है। It is an important function of commercial bank. Through the process of money creation, commercial bank are able to create credit which is in far excess of initial deposit. Credit creation को हम money creation भी बोलते हैं और ये जो कंसेप्ट आया यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर का, ये क्या होता है इसे भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। Now the capacity of banks to create money or credit depends on two factors. दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि जो बैंक है वो कितना मनी क्रिएट कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक बैंक के पास में डिपॉजिट आया है कितने का, 1000 रुपीज का, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इनिशियल डिपॉजिट। अब जो बैंक है वो इसका हो सकता है 10,000 भी बना ले, ऑल राइट, तो 1000 का 10,000 भी जो है वो बैंक बना सकती है। दिस इज दी, ये जो जिस प्रोसेस से बनाती है दिस इज टर्म्ड एज मनी क्रिएशन, ऑल राइट। एंड देन ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। नाउ ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, मनी क्रिएशन का कंसेप्ट है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज कि कितना जो है आपके पास में इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट आया है, जितना ज्यादा आपके पास में इनिशियल डिपॉजिट आएगा उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाओगे, मनी को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड चीज, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो which is fixed by the central bank of the country and it is the minimum ratio of deposits legally required to be kept as cash by banks.
लीगल रिजर्व रेशियो दैट इज LRR। इसे हम सेंट्रल बैंक के कंसेप्ट के अंदर और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। LRR बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बैंक के पास में टोटल जो है आज के दिन में डिपॉजिट्स आए हैं 10,000 के। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, सेंट्रल बैंक ने जो है LRR को फिक्स किया है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 10% पर। तो हर एक कमर्शियल बैंक के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने डिपॉजिट का जो 10% है वो इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व रखे। ठीक है, दैट इज 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। ये जो 1,000 है ये इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स इस 1,000 को जो भी कमर्शियल बैंक है वो लेंड नहीं कर सकती है। इसके अपार्ट जो मनी बचा 10,000 माइनस 1,000 कर दो 9,000। इस 9,000 को यूज करने के लिए फ्री है कमर्शियल बैंक, जिस भी वे में करना चाहे। ऑल राइट, तो अगर LRR ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10% की जगह पर बोल दो 20%, तो आप कितना अमाउंट रखना पड़ा, 2,000 रखना पड़ा। अब कितना आप कर सकते हो, मतलब कितना जो है आप लोन पर दे सकते हो, 8,000 ही दे सकते हो। मान लो ये 30% हो गया तो और जो है आप कम मनी को लेंड करोगे। ऑल राइट, तो जितना ज्यादा LRR होगा उतना ही जो है कम मनी क्रिएशन हो पाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा मनी क्रिएशन, जितना कम डिपॉजिट उतना कम मनी क्रिएशन। जितना ज्यादा LRR उतना कम क्या होगा, आपका मनी क्रिएशन होगा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन LRR एंड मनी क्रिएशन, और इनिशियल डिपॉजिट और मनी क्रिएशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ये पूरा कैसे फंक्शन करता है इस चीज को समझते हैं। LRR के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका CRR और एक होता है SLR। CRR is cash reserve ratio and SLR is statutory liquidity ratio। ये जो है ये फिक्स किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक ओनली। CRR बेसिकली वो पर्टिकुलर पार्ट होता है LRR का जो कि किसी भी पर्टिकुलर बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में रखना पड़ता है। ठीक है, कि अगर मान लो CRR फिक्स है एट 5%, तो 5% जो अमाउंट है वो कहाँ रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास में रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो SLR होता है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, वो कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास में रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। इतना ही डिफरेंस होता है आपके SLR एंड CRR में। बाकी CRR SLR को हम लोग जो है डिटेल में आगे जब सेंट्रल बैंक को पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, देन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन इज बेस्ड ऑन 2 assumptions। जो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन है वो 2 assumptions पर बेस्ड है। First one is the entire commercial banking system is treated as one unit, and the second one is all monetary exchanges in an economy are routed through banks। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक A पर्सन है, इसने कुछ भी सेल किया है तो इसके पास में मनी कैश में नहीं आएगा, इसके पास में मनी आएगा इसके बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये याद रखना, इसके पास में मनी कहाँ आया, इसके बैंक अकाउंट में आया है। मान लो ए ने कुछ भी परचेज किया है तो परचेज करने के लिए मनी यहां से निकला और वो वापस बैंक में आएगा, क्योंकि जिससे परचेज किया है वो वापस बैंक में आना है। इन शॉर्ट हमें ये मानना है कि इकोनॉमी में कैश के टर्म्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सारे बैंक से रूटेड हैं। ठीक है, ऑल्सो जो एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट हमें ट्रीट करना है। इन इट मीन्स कि एक्सिस बैंक अलग, SBI अलग, PNB अलग, BOI अलग, ये अलग अलग नहीं मानना है, ये सबको हमें एक ही यूनिट मानना है। ठीक है, कि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट है और जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बैंक से ही रूट होकर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें मानना है। अब कैसे जो है मनी क्रिएट हो रहा है इस चीज को समझते हैं। लेट द LRR be 20% एंड देयर इज अ फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 10,000। फ्रेश डिपॉजिट कितना है, 10,000 का है और LRR कितना है, 20% का है। तो दैट मीन्स कि बैंक के पास में रिजर्व कितना होना चाहिए, तो रिजर्व होना चाहिए 2,000 का। बाकी का जो 8,000 है वो बैंक क्या करेगी, वो बैंक लेंड कर देगी। तो सपोज द बैंक लेंड द रिमेनिंग 8,000। ठीक है, बैंक ने जो है 8,000 को लेंड कर दिया। नाउ हमने क्या बोला है कि सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो बैंक से ही रूट हो रहे हैं। तो बैंक ने अगर ये लेंड किया है तो इट मीन्स कि ये इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा किसके लिए, बैंक के लिए, राइट। क्योंकि अगर ये बैंक ने किसी को लेंड किया तो वो मनी वापस बैंक में ही आना है ना, तो इनिशियल डिपॉजिट बन गया ये हमारा 8,000। ठीक है, नाउ
Those who borrow use this money for making payments. As assumed, those who receive payments put the money back in the banks. In this way, bank receives fresh deposit of 8,000. ठीक है. Now the bank again keep 20%. अब 8,000 का 20% जो है वो बैंक के पास में रहेगा. That is 1,600 as cash and lend rupees 6,400. अब ये 6,400 फिर से क्या बना? Fresh deposit बन गया. The money again comes back to bank, leading to a fresh deposit of 6,400. In this way, the money goes on multiplying and ultimately total money creation is 50,000. ये 6,400 इसका 20% रखो, उसके बाद में फिर आएगा. ठीक है, ऐसे कर करके जब तक इनिशियल डिपॉजिट 0 होता है तब तक हमारी पूरी ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी. तो जब तक ये 0 होगा तब तक आप देखोगे कि आपका जो मनी है वो 10,000 का 50,000 बन जाएगा. All right, this is the concept of money creation. अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग जो है बार बार इसे फाइंड आउट करें कि अच्छा 10,000 जो है वो कब तक 0 बनेगा तब तक हम जो है ये अमाउंट चलाते रहेंगे या ये जो प्रोसेस है करते रहेंगे. इसका 20 निकाला, फिर इतना लेंड हुआ, फिर इतना 20 निकाला, फिर लेंड हुआ. अगर मान लो इसकी जगह पर एक और 0 ऐड कर दो तो फिर तो ये साइकिल कितनी लंबी चलेगी, राइट. तो इसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास में. दैट इज हमारे पास में प्रॉपर फॉर्मूला है कि हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो बैंक है वो अपने इनिशियल डिपॉजिट से गिवन जो भी आपका LRR का परसेंटेज है उससे कितना जो है मनी क्रिएट कर सकती है. सो मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट multiplied by 1 divided by LRR, that is legal reserve ratio. हमने इनिशियल डिपॉजिट कितना बोला स्टूडेंट्स? 10,000 बोला है. इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 डिवाइडेड बाय 20% से. ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 20% है, ये याद रखना. तो ये परसेंट को हटा दो, यहां से परसेंट को हटाया तो यहाँ पर हमने 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया. हेयर इट इज 10,000. ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. That is 50,000. All right, so this goes to 50,000. तो टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ आपका? 50,000 का हुआ. अब उसके अपार्ट अगर मैं इसे बोलूं 1 डिवाइडेड बाय LRR दैट इज 20%, तो ये 100 यहां पर लिख दूं. आंसर कितना आया है? 5 आया है. दिस 5 इज व्हाट? दिस इज द मनी मल्टीप्लायर. ठीक है, जो मनी मल्टीप्लायर मैंने आपको इनिशियली बोला कि मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट थोड़ा सा जो है इसके अंदर का ही है. तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? 1 डिवाइडेड बाय LRR करके. ठीक है, तो अगर आप इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर कर दोगे तो आपका जो है मनी क्रिएशन निकल जाएगा. इनिशियल डिपॉजिट इज 10,000, मनी मल्टीप्लायर हमने कितना निकाला? 5 निकाला है. तो 10,000 into 5 will give you 50,000. मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली टेलिंग यू कि आपका जो मनी है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दैट इज 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मनी मल्टीप्लायर का आई होप सो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया. क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस है? तो क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन तो एग्जैक्टली सेम चीज है और इन्हीं के अंदर का एक कंसेप्ट है दैट इज मनी मल्टीप्लायर, जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर. जो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स है, आई होप सो ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है. विद दिस जो हमारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक थे वो सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं एंड आई होप सो कि आपको सारे फंक्शंस जो है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं. हम लोग इसी के साथ में इस पर्टिकुलर पार्ट के एंड पर आ जाते हैं. अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. चैप्टर में हमारे पास में एक सेंट्रल बैंक वाला कंसेप्ट बचा है जिसे कि हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे. इसी की तरह आप लोगों को और भी वीडियोस मिल जाएंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डू शेयर द चैनल. इसके अपार्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप, जहां पर आपको और भी जो है अच्छे अच्छे फीचर्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है. जैसे कि आप लोगों के पास में चांस है ऑफ रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन टैब्स. You have the live poll options for quiz and also you have the chance to win scholarship through weekly scholarship test. अगर आप इन सारे फीचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं
and to get maximum discounts use code SAKSHIV. इसके अपार्ट you can join our telegram channel social school. इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी. यहाँ पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे प्लस नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे. आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है. थैंक यू.